तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डेवलपमेंट्स ले रही है। ख़ास तौर पे इमरान खान का धरना, वो बड़े जारहाना मूड में है। उनका लॉन्ग मार्च, वो बार बार कह रहे हैं कि वो लाज़मन करेंगे, कब करेंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने फ़िलहाल अपने तक महदूद रखी हुई हैं। हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को रोकने की भरपूर कोशिश में है और कह रही है कि हम मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पे लाया गया है। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी वाकई ट्रैक पे आ रही है? उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की पिछले कम से कम 7-8 सालों में तबाही का जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से नून लीग पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पे, क्या वो दुरुस्त है, क्या वो गलत है? और इमरान खान जो जवाबी इल्ज़ाम लगाते हैं मईशत की तबाही का नून लीग और पीपल्स पार्टी पे, तो सिचुएशन है क्या? और अब यहाँ से आगे पाकिस्तान की मईशत किस सम्त में जाएगी? जिस तरह से सियासत जारी है, जितनी पोलराइज्ड है, जितनी जारहियत है सियासत के अंदर, ख़ासतौर पे इमरान खान का लॉन्ग मार्च, क्या ये सब अफेक्ट करेगा पाकिस्तान की आगे इकनॉमिक स्टेबिलिटी को? क्या पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है? ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की पाकिस्तान आमद, वज़ीर ख़जाना बन जाना, इसके बाद पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात पड़े हैं? एक अच्छा तासुर तो ज़रूर मिला है, मार्केट को एक अच्छा इमेज मिला है। इसहाक़ डार के आने से एक एतमाद में नज़र आती है मार्केट, लेकिन ये एतमाद कब तक बरकरार रहेगा? क्या इसहाक़ डार साहब अपने विज़न में, अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकेंगे? इन सब चीज़ों पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और मज़ीद कोई ताख़ीर किए, इंट्रोडक्शन को मज़ीद कोई तवील किए, मैं आज की शख्सियत से आपका तारुफ़ करवा देती हूँ, जिनके साथ हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब, जिनसे सवालात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और आगे आने वाले सियासी हालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर इसहाक़ डार साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत मसरूफ़ और हेक्टिक वर्क में से जो कहते हैं ना कि उर्दू में मुहावरा है कि सर मुंडाते ही औले पड़े। पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आता है तो इसहाक़ डार साहब औले जो है फिर आपके सर पे ही पड़ते हैं और ज़िम्मेदारी आपके सर पे ही डाल दी जाती है। और आपने बड़े कड़े वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान को ओवरऑल ट्रैक पर लाने का जो है वो बेड़ा उठाया है। और उम्मीद है, सारी दुआएँ आपके साथ है कि ये सब कुछ आप इंशाल्लाह एक बार फिर बखूबी अंजाम दे देंगे। लेकिन आज आप रवाना हो रहे हैं IMF के साथ एनुअल मीटिंग्स के हवाले से, आपका एजेंडा क्या है? आपके जहन में प्लान क्या है? जो आपके प्रेडिसेसर ने एक IMF के साथ प्लान नेगोशिएट कर रखा है, क्या उसकी आउटलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट करवाएंगे आप? सर आपका एजेंडा क्या होगा, आपका प्लान क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रीदा भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और बिल्कुल मैं आज जो हमारी सालाना वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग्स होती हैं, जिसमें तमाम उनके मेंबर ममालिक के फाइनेंस मिनिस्टर्स और रेलेवेंट लोग आते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। एक तो एनुअल मीटिंग्स तो कंबाइंड होती हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, वो तो ग्रुप मीटिंग समझे आप, वो तो होंगी। तो लेकिन उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स भी होती हैं कंट्रीज़ के साथ, और उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स अवेल करते हुए कि अपने दोस्त ममालिक के काउंटर पार्ट्स के साथ, या फिर ट्रेजरी है उनका, यानी वजारत ख़जाना, या उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है वजारत ख़ारजा, इस तरह की माजी में तो मेरी वाइट हाउस में भी होती है। तो ये जो एडिशनल मीटिंग्स होती हैं, तो जनरली कोई जो 13-14 मीटिंग एनुअल मीटिंग्स के हवाले से होती हैं। उसके अलावा हमारे जो भी साहब जाते हैं उनकी 8 या 10-12 बायलैटरल भी होती हैं। मेरी अभी ऑलरेडी कोई 30 के करीब बायलैटरल बिल्ट हो चुकी हैं, यानी हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है या हमने उनको एक्नॉलेज कर लिया और कंफर्म कर दिया है। तो ये 4-4.5 दिन का काफ़ी हेक्टिक एजेंडा होता है जी। तो माजी में भी मेरी टोटल 40 से लेके 44 तक होती रही हैं। तो होता हेक्टिक है, टीम को काफ़ी थका देते हैं हम जो हमारे साथ होती है, लेकिन आई थिंक जब जाते हैं तो फिर उसका भरपूर हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह साइड लाइन पे जो सीनियर मैनेजमेंट है वर्ल्ड बैंक की,
जो सीनियर मैनेजमेंट है IMF की, उनसे मुलाकात होगी और काफ़ी 5 साल के बाद होगी। तो जहाँ तक आपने सवाल किया कि उनसे क्या जो मेरा प्रेडिसेसर के जो चीज़ें एग्रीड हैं कि उसको रीओपन करेंगे, तो मेरी गुजारिश ये है कि अब हम करीबन 8 महीने के करीब मैक्सिमम टोटल प्रोसेस में हैं उनके साथ। और जो पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने जो कुछ मुआहदे किए और जो आपने सुनती होंगी कि जी उन्होंने वो फिर वो उसको यानी विड्रॉ कर लिया और फिर उसको अमल दरामद किया, जो काफ़ी प्रॉब्लम हुई नई हुकूमत को, फिर कुछ चीज़ें कम कर दी जाते जाते, तो वो फेज़ जो है वो भी हमने देखी। और उसके बाद हमारी जो हुकूमत आई PDM की यूनिटी गवर्नमेंट, वो उसमें हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम जो थी वो डील करती रही। तो अभी कोई हमारी को मेजर चीज़ उनके साथ हमने कोई दोबारा रीनेगोशिएट नहीं करना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने पूरी अपनी तारीख में एक दफ़ा मुकम्मल प्रोग्राम किया IMF का, वो 2013 से 2016 था। और उसी की वजह से आपको याद होगा कि 2016 प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद करीबन तमाम जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक की CEO, फिर उसके बाद अपना IMF की MD क्रिस्टल लगार्ड साहिबा, उसके बाद प्रेसिडेंट नको ADB का, IFC के हेड, AIIB चाइना के जो है प्रेसिडेंट जिन, तो ये सब लोगों ने फिर पाकिस्तान विजिट किया और पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया कि ये इसने पिछले 3-3.5 साल में जो हिम्मत की है, तो फिर वो दुनिया की ग्लोबल रिपोर्ट भी आई कि पाकिस्तान 18वीं मईशत बनेगा। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमने अपने मुल्क के करीबन 4.5 साल ज़ाया कर दिए हैं और हम करीबन 54th इकॉनमी ग्लोबली प्रोजेक्ट हमें किया जा रहा है 2034। तो ये एक टफ चैलेंज है। हम IMF से मेरा कोई इरादा नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि जो माजी के हुकूमत ने जो मेजर उनके ज़माने में प्रोग्राम था उसको हम इम्प्लीमेंट करके IMF को हम सेटिस्फैक्टरली मुकम्मल भी करें सेकंड टाइम तारीख में पाकिस्तान की, और उसके बाद उनको खुदा हाफिज भी कहें। जहाँ तक ताल्लुक है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो पाकिस्तान के हवाले से ये बात चल रही थी कि हम पाकिस्तान में पेरिस क्लब में जाएंगे, जहाँ ये IMF समेत जो दुनिया के जो बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे हैं वो उसके मेंबर्स हैं पेरिस क्लब के, और जो हमने उनसे कुछ फैसिलिटीज ली हुई हैं, जो हमने उनके पैसे देने हैं, उसको रीशेड्यूल करवाने का प्लान था। वो उसको मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से उनको कॉन्फ्रेंस में लेके मैंने उसका एक फैसला किया आने के बाद कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं कि आप जब पेरिस क्लब जाते हैं तो फिर आपकी ऑब्वियसली जो क्रेडिबिलिटी है वो शेक होती है, और जो दूसरे आप यानी अदारों से डील करना चाहें तो वो भी ज़रा रिलक्टेंट होते हैं। नॉर्मली पेरिस क्लब के बाद लंदन क्लब या कमर्शियल जो है लोन्स वो भी होते हैं। जब जो भी पेरिस क्लब जाता है ज़रा तब प्रॉब्लम है तो फिर लंदन क्लब को भी अप्रोच करना पड़ता है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान उसके बगैर अपना संभल जाएगा और चीज़ें हल हो जाएंगी। और दूसरी तरफ मेरा अपना ख्याल है कि जो एक स्पेकुलेशन थी पूरी मार्केट्स में दुनिया की कि जी पाकिस्तान अपना बॉन्ड, जो हालात हैं, जो बात हो रही है, वो अपना बॉन्ड दिसंबर में जो ड्यू है $1 बिलियन का, वो नहीं पे करेगा। उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी, चूंकि मैं जाने से पहले चाहता था कि ये हम अपनी मुल्क की तरफ से क्लैरिफिकेशन कर दें, क्योंकि वो चाइनीज विस्पर्स इधर की हर जगह उधर बात हो रही है, इधर बात हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है। मूडीज ने गालबन वन ऑफ द मेजर रीजन फ्लड्स के अलावा ये उसको हमें डाउनग्रेड किया, और हमने फिर उसका रिजॉइंडर दिया, जवाब भी दिया कि ये आपके बेसिस गलत हैं। तो ये है जी सारा प्लान कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे, दूसरा हम बॉन्ड वक्त पे इंशाल्लाह पे करेंगे, और तीसरा हम IMF के जो बाकी प्रोग्राम का हिस्सा है उसको मुकम्मल करके तो फिर खुदा हाफिज कहेंगे जी। सर, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने बड़ी तफसील के साथ बता दी हैं, और आपके आने के बाद से आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि मार्केट को, पाकिस्तान की मईशत को ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस मिला है बल्कि एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट भी मिला है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के आगे बढ़ाव के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। हैविंग सेड दैट, क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि इसहाक डार साहब अगला
जो फेडरल बजट है वो भी प्रेजेंट करेंगे 2023 का, और फिर उसके लिए आपका प्लान क्या है, क्योंकि आपने इस रनिंग फिस्कल ईयर में चार्ज संभाला है जिसमें आईएमएफ का प्लान आपके आने से पहले ही निगोशिएट हो चुका था। तो आप क्या समझते हैं कि अगले फिस्कल ईयर के भी पाकिस्तान को आईएमएफ के प्लान में जाना पड़ेगा, या अगले साल जब आप बजट देंगे तो आईएमएफ के प्लान के बगैर आप देने की पोजीशन में होंगे? और क्या अगला फेडरल बजट इसहाक डार साहब नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत दे सकेगी, या उससे पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, ये तो रीदा बीवी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक मुझे ये जिम्मेदारी पीडीएम की जो यूनिटी गवर्नमेंट और मियां नवाज शरीफ साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने दी है, वो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मेरी भरपूर कोशिश है। जब जिस वक्त से मैं लैंड किया मैंने पाकिस्तान में करीबन 2 हफ्ते पहले, तो मेरी कोशिश है कि जो हमारी डिक्लाइनिंग ट्रेंड था इकोनॉमी का, हर इंडिकेटर नीचे जा रहा था, रुपया जो है वो 242 पे पहुंच गया था और मुश्किलात बेपनाह थी। एक तरफ 5 एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल के वो हड़ताल पे जाने के लिए तैयार थे कि जी हमारे साथ 9 सेंट की मुआहदा हुआ, हमें सिर्फ 2 महीने पैसे मिले, उसके बाद हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो हमारी तो एक्सपोर्ट्स हम कंपेटिटिव नहीं है। इसी तरह आपने देखा कि जो करीबन 8000 जो है अदारों की या लोगों की वो एलसीज वगैरह और पेमेंट्स रुकी हुई थी, वो भी जाहिर है कि कंस्ट्रेंट था और कैश फ्लो की प्रॉब्लम थी। तो हमने ये दोनों चीज़ों को भी हल किया है, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन एक्सपोर्ट्स जो है और उसमें हमें बहुत तवज्जो देनी है। तो हमने उनसे अफाम तफहीम से और प्यार मोहब्बत के साथ उनसे हमने तय कर लिया कि जी हम आपको 19 रुपये 99 पैसे पर यूनिट देंगे। अब मैंने कहा जी अब डॉलर में सोचना बंद कर दें, और उसके साथ हमने कल जो फैसला किया स्टेट बैंक गवर्नर साहब के साथ डिस्कशन के बाद, हमारी सैटरडे बिफोर यानी करीबन 8-10 दिन पहले जो सैटरडे था, उस दिन हमने आपस में डिस्कस किया। वो इन पर्सन आए थे और फिर उन्होंने मुझे डाटा प्रोवाइड किया कि जी $10,000 तक कितने केसेस हैं, 20,000 तक कितने हैं, 30,000 तक कितने हैं, 50,000 तक कितने हैं। तो कल फिर हमारी जूम मीटिंग हुई और उस डाटा की बुनियाद पर देखिए अफोर्डेबिलिटी की बात भी आई है। जितनी मुश्किलात है, ये नहीं हो सकता कि मैं एकदम से कोई मेरे पास को फार्मूला हो कि मैं उसको मैजिक वैंड कैसे करूं। हमें वो बड़े सब्र के साथ लेकिन हिकमत के साथ ये हमें तमाम जो मुश्किलात है हल करना है। तो उसमें मैं अर्ज करूं कि हमने कल जो $50,000 सॉरी टू इंटरप्ट यू, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कितने मंथ्स का आपके सामने टाइम फ्रेम है, आपके जहन में कितने मंथ्स का टाइम फ्रेम है कि पाकिस्तान की मईशत को संभाल सकेंगे? मैं अर्ज करता हूँ, पहले मैं सिर्फ जो कंप्लीट कर लूँ, हमने कल $50,000 तक की जितनी पेमेंट्स रुकी हुई थी एलसीज वगैरह, वो हमने क्लियर कर दी हैं। उससे रीदा बीबी 7,900 करीबन 50 के करीब केसेस थे, वो 4,400 सेटल हो जाएंगे, मोर देन हाफ। तो एक तो वो किया। अब आपने कहा कितने, मैं जो जाहिर है कि आप 2 प्रोजेक्शन 1 हफ्ते की या 1 महीने की तो नहीं करते। मेरी जो अपनी मैं यानी होमवर्क कर रहा हूँ और उस पर मैं अपना कोई प्लान मैंने बनाया है, वो मेरा इस पूरे फिस्कल साल के लिए है। क्यों, अगर वो किसको पता है कि उस वक्त तक किसने होना है या नहीं होना, वो अलग बात है, लेकिन मैंने पूरे फिस्कल ईयर के लिए ये प्लानिंग की है। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि जी हमारी तमाम जो ज़रूरियात हैं, जो हमने मल्टीलैटरल के पैसे देने हैं, जैसे जो पेरिस क्लब के मेंबर होते हैं अगले यानी 9 महीने जो बाकी रहते हैं, ये जो हमने कमर्शियल बैंक्स के पैसे जो हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो, और उसके अलावा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंस में से जब इंपोर्ट्स निकालते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वो करीबन प्रोजेक्टेड 12 बिलियन है। तो मैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो अगले साल लायबिलिटीज ड्यू हैं अपनी मल्टीलैटरल भी और कमर्शियल भी और हर किस्म की लोन्स भी, वो 22 बिलियन के करीब हैं। तो हमने 34 बिलियन का एक टारगेट लेके हम उस पर काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उस पर हम कामयाबी से उसको अचीव कर लेंगे अगले आने वाले चंद हफ्तों में। और ये कंटिन्यूस काम है और इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। तो बाकी अगर ये काम हुआ होगा तो आई एम श्योर कि इन केस अगर मैं इधर नहीं भी हूँ, अल्लाह को पता है, तो वो उसको हेल्प होगी। मैं असल में जो क्राइसिस की जो चीजें हैं जो मैंने आपको गिनवाई हैं, सर जब आप ये कहते हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट, जब आप ये कहते हैं ना कि कुछ पता नहीं है मैं यहाँ पे होऊंगा कि नहीं होगा, तो फिर ये एक बड़ा इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है। नहीं,
یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اگلے سال گورنمنٹ ہوگی, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, تو سر اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ کو خود بھی اس بارے میں کوئی شیورٹی نہیں. اب میں ذرا اسپیسیفک نہیں ہونا چاہتا تھا, میں انٹینشن بتا دیتا ہوں. انٹینشن یہی ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ ہوگی جون میں, یہی گورنمنٹ بجٹ پیش کرے گی. موسٹ لائکلی جو جس طرح کو ایک ٹرن اراؤنڈ سینٹیمنٹس میں آپ نے خود ہی انٹرو میں بتایا, اور اس کے علاوہ جو ہم نے سو فار کیا ہے, آپ کو پتہ ہے پیٹرول, ڈیزل, لائٹ ڈیزل آئل, مٹی کے تیل, کیروسین آئل کی ہم نے قیمتیں بھی کم کی ہیں. تو یہ سارا ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے, جیسے اسٹاک مارکیٹ رسپونڈ کر رہی ہے, جیسے روپیہ امپروو ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کرنسی کی ویلیو ہے یہ بہت ان ریزنیبلی انڈر ویلیو ہو چکی تھی, اور اس کی جو ٹرو ویلیو ہے وہ 200 سے کم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. بس روپے کو لے لے تو آپ کو 20% جو ہے آپ کو, یعنی ہر چیز جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, آپ ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں, آپ ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں, آپ پیٹرول, ہر چیز جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, آپ کی 20% تو وہ سیونگ ہو جائے کہ 200 پہ چلا جائے. تو یہ ہماری انفلیشن کو, جو امپورٹڈ پورشن آف انفلیشن ہے, اس کو کم کرے گی. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں. مین میری کوشش ہے کہ ہم جو ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے اس کو روک لیں, اس کو قریباً ہم اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں کہ آگے مزید یعنی ڈکلائن نہ ہو کسی انڈیکیٹر کا, اور پھر ہم اس کو یعنی اچھی طرف اوپر کی طرف موڑے کہ یہ اب بہتری کی طرف چلے. تو یہی ٹرینڈ میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پورا ایک فسکل ایئر لگ جائے گا یا چند مہینے پہلے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 4.25 سال کی ریدا بی بی فرینکلی 4-6 مہینے میں تو مسائل حل نہیں ہوتے, اور مجھے ذمہ داری چونکہ ابھی ملی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈبل سپیڈ کے ساتھ ہم اپنے اہداف جو ہیں ان کو ہم اچیو کریں. No doubt about that, sir, and you are burning the midnight oil on a daily basis. Very kind. تو میں بس آپ کو یہ ری ایشور کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ اس کو ہم یعنی اسپیئر نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی یہ ہمارا ٹرینڈ ریورس ہو. سینٹیمنٹس الحمدللہ آلریڈی چینج ہو چکے ہیں. میری جو یہ فیصلے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اجازت سے کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے, ہم بانڈ ری پے کریں گے وقت پہ, اس سے انٹرنیشنل مارکیٹس کا بھی بہت کانفیڈنس. مجھے ڈپلومیٹ کئی ملے ہیں جو کی کنٹریز کے امبیسڈر یا ہائی کمشنرز ہیں, اور ان کے لیے بھی یہ بڑی اچھی اور بڑی یعنی بریو نیوز تھی. انہوں نے کہا یہ تو آپ بڑی ہمیں ایک میوزک سنا رہے ہیں کہ جی اتنی بڑے فیصلے پاکستان نے کر لی ہیں. تو میرا خیال ہے فیصلے کرنے چاہیے, اور ہم نے ماضی میں بھی کیے. ہم نے 98-99 ایٹمی دھماکوں کی میاں نواز شریف صاحب نے اتنا بڑا جو فیصلہ کیا, اور اس کے بعد ہم نے پھر بدترین معاشی پابندیاں بھی ہمارے اوپر امپوز کی گئی, بٹ ہم نے اس کو فیس کیا. ہم نے پاکستان میں نہ کوئی کسی چیز کی کمی ہونے دی, نہ لائنیں لگی. شارٹیج کو ہوتے نارملی ہوتا ہے جب پابندیاں لگتی ہیں, تو وہ بھی اللہ کے فضل 20, 13, 14 میں آئے تھے, جب اس وقت بھی یہی حال تھی کہ جی ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سارے انسٹیبل تھے, اور اس وجہ سے ہمیں ہمارے ساتھ کوئی یعنی پروگرام لینڈنگ ایک نیا ڈالر نہیں آ رہا تھا. ہم نے پہلے آئی ایم ایف کیا ود ان اے منتھ, اس کے بعد ہم نے اپنی محنت شروع کی. اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کرم کیا کہ جی اپریل 2014 تک ہم وہاں پہنچ گئے کہ جہاں انٹرنیشنل مارکیٹس کو کانفیڈنس آ گیا پاکستان میں کہ یہ ہر دن یہ بہتر کرے گا. آپ کو یاد ہو ریدا بی بی ہم نے 500 ملین کا پھر بانڈ فلوٹ کیا, 14 ٹائم 14 گنا زیادہ وہ سبسکرائب ہوا. $7 بلین آفر ہوئے پاکستان کو, آپ لینے تو لے لیں. ہم نے صرف 2 بلین لیے, اور باقی پیسے ہم نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیے کہ ہمیں اتنے نہیں چاہیے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو ہے نا جی اگر ڈائریکشن ٹھیک کر لیں, آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹر کی جو ہے ڈکلائننگ کی بجائے رائزنگ ٹرینڈ شروع ہو جائے, اور آپ کی ڈلیوری جو ہے ریونیو کی ایکسپینڈیچر وہ انڈر کنٹرول نظر آنا شروع ہو جائے, ہر بندہ آپ سے بزنس کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا دارا دنیا کا. تو انشاءاللہ یہ کریں گے جی. یہ ہمارا ایک پیشن میرا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ماضی میں بھی کیا ہے تو ابھی بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں ہم سب آپ کے ساتھ, قوم کی دعائیں بھی ہیں, قوم کی امیدیں بھی ہیں, اسی لیے آپ کے آنے کے بعد وہ جو خود آپ بھی فرما رہے ہیں ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے, مارکیٹ کو اسٹیبلٹی ملی ہے, مارکیٹ کو کانفیڈنس ملا ہے, انویسٹرز کو بھی, باقی لوگوں کو بھی, ایکسپورٹرز وغیرہ کو بھی. لیکن سر ان سب چیزوں پہ ون بائی ون میں آپ سے خاص طور پہ بات کروں گی, اسپیشلی ڈالر ریٹ پہ, بجلی گیس کے معاملات پہ, پیٹرول ماشاءاللہ آپ نے کم کر دیا, بہت بڑا سرپرائز دیا آپ نے قوم کو, لیکن قوم مہنگائی میں کمی کی بھی توقع کر رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال, آپ کے جو پریڈیسیسر ہیں مفتاح اسماعیل صاحب جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے, ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا انٹرویو میں, بلکہ اس سے پہلے
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब से हुकूमत में आए हैं वो यही कहते हैं कि जी हम सियासत करने नहीं आए, हम रियासत को बचाने आए हैं। अगर हमारी सियासत उसमें दाव पे लग जाती है तो हमें मंजूर है, हमें रियासत बचानी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि जी भाड़ में जाए सियासत। उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, बहुत बड़ा, कि जी भाड़ में जाए सियासत, हमें परवाह नहीं है, हम तो इस वक्त रियासत को बचाने आए हैं, इकॉनमी को बचाने आए हैं। उस स्टेटमेंट के बाद ये नतीजा निकला कि पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बहुत बुरे तरीके से हार गई, जिसके बाद मईशत का मलबा फिर गिरना शुरू हुआ। सर, आप कहानी स्टोरी आप सब जानते हैं। इसहाक डार साहब रियासत बचाने आए हैं या नून लीग की सियासत भी बचाने के लिए आए हैं? देखें, अगर हम रियासत बचाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जो कि मुझे कोई यानी कोई शक नहीं है और अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि हम होंगे, माजी के अल्लाह ताला हमें इस दफ़ा भी सुरखरू करेंगे तो सियासत फिर ही बचेगी। ठीक है, अब तक हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बहुत अरोड हुआ है। हमने बहुत बड़ी एक सियासी, जो आप कह रही हैं, हमने इलेक्शन वो इसी वजह से हारे कि जी वो जो माजी हुकूमत की जो उनकी कंडीशनैलिटी मानी हुई थी, उन्होंने बजाय उसको वक्त पे साथ साथ वो डिलीवर करते, जब उन्होंने देखा कि अब तो हुकूमत जा रही है, अदम एतमाद का वोट कामयाब हो जाएगा, तो उन्होंने बल्कि उल्टी लैंड माइन ये बिछा दी कि यानी कीमतों में कमी कर दी, बजाय ये कि वो जो कंडीशन थी तो वो सारी तो हमने पूरी की है। और जाहिर है कि अवाम का जो एक एंगर, एक जो उनका यानी डिसप्लेजर होता है, वो फिर प्ले में आया, अमल में आया, और उसके नतीजे में हमने बिल्कुल ये जो इलेक्शंस जो थे, बाई इलेक्शंस हारे। लेकिन वो इतनी बड़ी कीमत नहीं है गरीदा भी अगर हम अपने मुल्क की रियासत को सही डगर पे ले आए और थोड़ी बहुत कीमत अदा करनी पड़े तो रियासत बचेगी तो सियासत होगी। ये कुछ लोग इसको नहीं समझ रहे, वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो धरने दे रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च की बातें करते हैं, वो कहते हैं जी अगर हम हैं तो ठीक, रियासत ठीक है, अगर हम नहीं है तो ये वर्ड्स उनके हैं। मैं इमरान खान साहब के कह रहा हूँ कि जी फिर चाहे इस पे एटम बम गिरा दें। तो ये अगर माइंड सेट है तो यू कैन कंपेयर कि जी क्या माइंड सेट उधर है और क्या माइंड सेट इधर है। इसहाक डार साहब, सवालात बहुत ज़्यादा हैं आपसे करने के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक एंड कंटिन्यू डिस्कशन विद इसहाक डार साहब। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डार साहब, नाउ यू आर ऑन द ट्रैक वंस अगेन पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए, और खान साहब फिर एक बार 2014 की तरह जब आप ट्रैक पे आ रहे थे इकॉनमी को ठीक करने के लिए तो खान साहब धरना लेके इस्लामाबाद आ गए थे। अब फिर एग्जैक्टली डिजावू की वही वाली सिचुएशन कंडीशन है, तो आपको कोई खतरा है कि इस धरने से, इस लॉन्ग मार्च से कहीं ना कहीं खुदा खास्ता इकॉनमी फिर डी ट्रैक ना हो जाए? देखिए, आपको याद होगा कि उस वक्त भी प्रेसिडेंट शी को नहीं आने दिया गया उस धरने की वजह से। चाइनीज़ एम्बेसडर इमरान खान साहब के पास गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 3 दिन आप कर दें, सीपैक साइन होना था। उसके नतीजे में मुझे याद है कि हमारे जितने प्लान थे बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे की ख़त्म करने के लिए, वो 1-1.5 साल डिले हो गए। उसके नतीजे में हमें 3 LNG के प्रोजेक्ट्स अपने कोई लोन के बगैर लगाने पड़े। जो आपको याद होगा LNG के प्रोजेक्ट्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, उसके लिए हमने कहीं से बोरो नहीं किया, यानी हम अपने रिजर्व से किया, क्योंकि वो हमारे जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे, जो सीपैक का हिस्सा था, वो 1.5 साल 1.25 साल डिले हो गया जब उन्होंने नहीं तो। लेकिन उसके बावजूद, धरने के बावजूद, धरना 1, धरना नंबर 2, धरना नंबर 3 फैजाबाद का आपको याद होगा, तो ये 3 धरने भी हमने सहे। उसके बावजूद आपको लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन थी 2%, आपको लोएस्ट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको जनरल इन्फ्लेशन कहते हैं वो आपको 4% पे दी। आपको जो पॉलिसी रेट है सेंट्रल बैंक का, जो बेस होता है कि क्या चार्ज करेंगे बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज को, वो 6.25% दिया। आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट लेके गए, वो आज तक हाईएस्ट है, रिकॉर्ड है। आपको रुपया जो है करीबन 4 साल स्टेबल दिया। एक दफ़ा वो शुरू में 111 इंटर बैंक में चला गया और 114 ओपन मार्केट में। उसमें हमने जो करेक्टिव एक्शंस 98-99 में दिए, उससे हमारे फिर हमने थोड़ी हिम्मत की और वो वापस 100 के नीचे आ गया। ये वो चीज़ें हैं कि जो, और फिर आपकी GDP ग्रोथ 5.8 धरनों के बावजूद, और वो प्रोविजनल होती है। खुद अगली गवर्नमेंट ने, PTI की गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज किया, उसको कहा जी 6.3% है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करता है। तो वो आप देखें कि ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं ये तो बहुत पॉजिटिव थी, और इसी की चीज़ों की बुनियाद पर, इसी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2013 से 2016 आपको याद होगा कि इंटरनेशनल जितने, मैं आपको दर्जनों दे सकता हूँ कि जो पाकिस्तान की कहते फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान,
जेट्रो ने कह दिया सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दे वर ऑल प्रेज। और एंड कहाँ हुआ कि प्राइस वाटर्स कूपर्स द ग्लोबल क्रेडिबल अदारा जो प्रोजेक्शन करता है आने वाले सालों की, उसने कहा जी पाकिस्तान इज गोइंग टू बी 18वीं दुनिया की मईशत, कनाडा और इटली ने आपसे पीछे होना था। अगर तो अभी भी इमरान खान के धरने से कोई खतरा है या आप समझते हैं कि उनको आने दिया जाए? नहीं, देखिए उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि इकोनॉमी थोड़ी होती है, लोगों का कॉन्फिडेंस गड़बड़ होती है, लेकिन उसका जो उसका लॉ एंड ऑर्डर का साइड है वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब उसको हैंडल करेंगे इफेक्टिवली। उन्होंने 25 मई को भी किया है, क्योंकि रेड जोन में इस दफ़ा आने की इजाज़त नहीं होगी और उसके लिए हम आइन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो कुछ हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट सिंबल तमाम इमारतें हैं। जब यहाँ होता है तो फिर आपका जो इम्प्रेशन दुनिया में जाता है, जो पिछली दफ़ा जो गया था वो अच्छा नहीं था। तो मैं समझता हूँ उधर से वो है। जहाँ तक इकोनॉमी है, हमने उस धरने के दौरान भी सारी रोड बंद होती थी, हम पीछे से आके दफ्तर सारा काम करते थे, और जब बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया, जब सेक्रेटरीट के गेट को भी उन्होंने कर लिया, तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में पिछले गेट से हमने अब काम करते, लोग उधर से आते थे। आई मीन इनकन्वीनियंस है, लेकिन ये हमारे रिजॉल्व को शेक नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो काम करना है वो हम छोड़ दें। कोई धरना आ गया, अब तो धरना यहाँ आएगा नहीं, बिजनेस शुड बी एज यूजुअल रेड जोन में। और अगर धरना अदरवाइज आता है तो अपना शौक पूरा कर ले, जो डेजिग्नेटेड जगह बैठ जाएं जितना बैठ सकते हैं। अब सर आपने एक जगह पे फरमाया, एक इंटरव्यू में आपने फरमाया कि इमरान खान की आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई, जिनके बारे में आपने कहा कि जी हमें पता चला। क्या इन दोनों मुलाकातों के बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में लेके ये मुलाकात की गई आर्मी चीफ की तरफ से? इन दोनों मुलाकातों की पेशगी इत्तलात मौजूद थी और अभी भी क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट हासिल है जो वो बार बार धरने की बात कर रहे हैं? रीदा बीबी, आई थिंक आपको मिसअंडरस्टैंड, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन ये मीडिया में ये है जो आप फरमा रही है, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, आई थिंक या इमरान खान साहब उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं या फिर चीफ साहब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आप मीडिया से ये यानी सोशल मीडिया में ये चीज़ें ज़रूर सर्कुलेट हुई हैं, बट मेरे पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मीटिंग हुई भी है तो हार्डली मैटर जी, हमें यानी रियासत का जो बिजनेस है वो एज यूजुअल चलना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो फर्ज है कि जो कुछ वो कर सकती है बेहतरी के लिए, और आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब की बड़ा क्लियर रिजॉल्व है कि अगर हमारी सियासत में बहुत बड़ा कोई नुकसान भी होता है तो नो प्रॉब्लम, हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, हम सारी एफर्ट। सर आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं, इमरान खान को कोई सपोर्ट हासिल है कोई भी अभी भी? देखिए वो मेरा ख्याल है उनका कोई माइंडसेट अजीब है, जैसे मैंने आगे भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो तो इस माइंडसेट में जा चुके हैं कि अगर मैं हूं तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर सारा तहस नहस कर दे। ये अच्छा माइंडसेट नहीं है, ये फाशिस्ट माइंडसेट है, ये फाशिज्म नहीं चलेगा और आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं अब चूंकि अब बात शुरू कर दी आपने, मैं बताता हूँ कि भी पूरा आधा मुल्क पाकिस्तान का डूबा हुआ है, उसके साथ 33 मिलियन आपकी जो है लोग वो बेचारे यानी इस वक्त सैलाब मुतासरीन में हैं। आपके कोई 16 लाख के करीब घर जो है वॉश अवे हो गए हैं, आपके 2000 से ज़रा नीचे आपके शहीद हो गए हैं, तो आपको सियासत की पड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि ना सैलाब की वजह से सियासत होनी चाहिए, ना जो मईशत की हालत है उसकी वजह से सियासत होनी चाहिए। पहले इसको ठीक करें, उसके बाद जब रियासत, मैं फिर कह रहा हूँ, रियासत होगी तो सियासत होगी। तो रियासत को मजबूत करना, इसको बैक ऑन ट्रैक लाना, इसको 2017 के फर्स्ट गोल 2017 के इंडिकेटर्स को दोबारा अचीव करना और उसके बाद अब सियासत करनी कर ले। लेकिन आई थिंक उसके बाद भी चार्ट ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। मैंने 2013 में यही कहा, मैंने 14 में यही कहा, 2015 में बजट में यही कहा, 2016 के बजट में यही कहा, 2017 के बजट में यही कहा, लेकिन कोई किसी को परवाह ही नहीं है। दिस इज आई कॉल पैटी पॉलिटिक्स, कि आपको नेशनल इंटरेस्ट नहीं है यानी सुप्रीम या मुकद्दम, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जी कम वक्त में मुझे हुकूमत मिलनी चाहिए। ये को अच्छा नहीं है इंडिकेटर किसी के हवाले से भी। अब सर प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर एक तो आपके वापस आने से मैं बार बार कहूँगी और ये एक्नॉलेज होना चाहिए कि आपके वापस आने से पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला है, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिली है, लेकिन आपके
कॉन्फिडेंस के लिए, आपको कामयाब होने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी इसको पुट अप किया जाए, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, फिर नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान की इकॉनमी से, पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रोग्रेस के साथ। तो क्या आपको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कॉन्फिडेंस हासिल है, वो स्टेबिलिटी हासिल है कि अब आप उस कॉन्फिडेंस, उस स्टेबिलिटी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं कि अब कोई मामलात कहीं पे ख़राब नहीं होंगे और चीज़ें ऑन ट्रैक ही रहेंगी? देखिए, जो सब स्टेक होल्डर्स हैं और जो अवाम है खुसूसन, वो उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर, दो सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर, थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर, फोर्थ, उन्होंने सब ट्राई कर लिया, बट थिंग्स कुड नॉट बी सॉर्टेड आउट। और ये बात हो रही थी, हम यहाँ तक पहुँच गए जी हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टेक होल्डर्स ने जो हमारी हुकूमत है और खसूसन मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये फैसला किया है तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किया है। और जनरली लोग देखें, उस ऑड्स तो होते हैं, ये नहीं कि आपको वो तो पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि ये और मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर किसी ने नेगेटिव बात करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तो 1 बजे तक अभी चंद 2 हफ्ते हो गए तो मैं तो अपने कामों में दफ्तर में बिजी होता हूँ। तो हमें पाकिस्तान को, खुदा के लिए पहले पाकिस्तान को ठीक कर ले, सियासत होती रहेगी। और ये मुनासिब नहीं है कि इस यानी नहज पे पहुँच के कि हम कोशिश करें कि जी किसी तरीके से ये हुकूमत गिरे और फिर हम नए इलेक्शन करवाएं और फिर उसमें इस दफ़ा तो होपफुली RTS बंद नहीं होगा, इस दफ़ा तो होपफुली यानी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। तो फिर खान साहब का तो सारा बेस ही उस पे है। हम जीत रहे थे इलेक्शन, वो RTS बंद हुआ तो फिर वो इलेक्शन जीत गए। बहरहाल वो माजी के किस्से हैं। पाकिस्तान जिस फेज से गुजर रहा है, हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि फॉर पाकिस्तान फॉर सेक और 23 करोड़ लोग, हम ज़रा सियासत को एक तरफ करके जब पाकिस्तान को सीधा कर ले, रियासत को सीधी कर ले, इसको दोबारा डगर पे ले आए, 54th प्रोजेक्शन से हम 18वीं पे वापस आ जाएं। तो ये हार्ड वर्क चाहिए, ये ऐसे एकदम से नहीं होगा। जो मैं कर सकता हूँ, जो हमारी हुकूमत कर सकती है, जो मेरी टीम कर सकती है, हम वी आर डूइंग आवर बेस्ट। बाकी अल्लाह के हाथ में है, तो दुआएं भी, मैं बिलीवर हूँ कि दुआ जो है वो अल्लाह ताला का जो फजल करम है वो प्राइम कंट्रीब्यूटर होता है। बहुत मेहनत लोग कर सकते हैं, शायद उसमें कामयाबी ना मिले। तो इंशाल्लाह अभी तक तो अल्लाह का फजल करम है और हम देख रहे हैं कि चीज़ें लोगों में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अभी आप पेट्रोल पंप पे जाएं, आप बाजारों में जाएं, लोग कहते हैं जी अब शायद माजी की तरह, चूंकि 2 दफ़ा देखा हुआ उन्हें, तो आप कहते हैं अब लगता है कि अब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। इंशाल्लाह बेहतर होंगी, मेरा ईमान है कि बेहतर होंगी। बिल्कुल सर, कौम की दुआएं, कौम की उम्मीदें आपके साथ हैं। और बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम कम रह गया, तो कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक मैटर्स, सर डॉलर का रेट आप बार बार कह रहे हैं कि 200 से नीचे आना चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि मैं 170 पे डॉलर छोड़ के गया था, उससे ऊपर जितना किया है नून लीग ने पैसे कमाए हैं। क्या आप समझते हैं कि नून लीग ने भी पैसे बनवाए हैं, बावजूद इसके कि स्टेट बैंक की वो रिपोर्ट, वो सब कुछ बैंकों के हवाले से वो सामने आ गया है? दूसरा सर, बिजली गैस की कीमतें सर्दियों में अगर एक कर लें रीता भी तो इजी होगा, एक करके कर लें। इफ यू अलाउ मी, पहले जवाब दे दूं मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दे दें सर। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि मैं कोई हवा में नहीं कह रहा 200 से नीचे होगा। मैं कैलकुलेटेड जो जिसका नाम है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ। और ये अल्लाह के फजल से PMLN की हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे 1999 में, फरवरी 99 में, जब हमने डेटोनेशन के जो सैंक्शंस को फेस किया और दोबारा इकोनॉमी को रिवाइव किया, मुझे 6 नवंबर 98 को फाइनेंस दिया गया। उससे पहले 69 पे डॉलर जा चुका था, उसको हम 52 पे लाए। तो ये उस वक्त हम पैग होते थे, हुकूमत फैसला करती थी 1% डिवैल्यूएशन, 2, 4, वट एवर इट इज। हमने उसको मार्केट बेस किया, क्योंकि अगर आपने फलना फूलना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है तो फिर सबसे पहले यही होता है कि जब आप जाएं मार्केट बेस पे जाए। हम मार्केट बेस पे गए, लेकिन तमाम दुनिया जो मार्केट बेस होती है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी मार्केट बेस का ये मतलब नहीं है कि उसको मादर पे आज़ाद छोड़ दिया जाए इस सब्जेक्ट को। उसका इवन वेस्टर्न कंट्रीज उनके बैंड है कि अगर उससे ऊपर जाएगा वो इंटरवीन करेंगे, उससे नीचे जाएगा वो इंटरवीन करेंगे। वो करते हैं। अभी देखे आपके नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया ने $100 बिलियन उनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए किया। आप यूके का देखें, उनकी रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है और उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरवेंशन किया है। इवन जब जरूरत होती है फेडरल रिजर्व ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी करता है।
تو یہ ہمارا جو ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو یہ جو ریٹ ہے یہ کوئی فلسافیکل نہیں ہے, یہ میری وش لسٹ نہیں ہے کہ جی میں 20% اس کو امپروو کروں تو 20% تمام امپورٹڈ چیزیں سستی ہو جائیں گی, انفلیشن نیچے آ جائے گی. یہ میرا ایک کیلکولیٹڈ ریڈ کے حوالے سے ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہے. سر 200 سے نیچے کیا ریٹ ہونا چاہیے ڈالر کا؟ 170, 180؟ میرا خیال ہے وہ مجھے اجازت دیں آپ کے اگلے پروگرام میں نے تو کیلکولیشن کی ہوئی ہے, لیکن اس کو ابھی 200 سے نیچے جانے دیں, پھر ہم بات کریں گے نیکسٹ فیز کی. 170 پہ لے آئیں سر. نہیں, آپ دعا کریں, اگلی آپ امپروو کریں اپنے انڈیکیٹرز کو اگلے 5, 6, 8 مہینے میں. اٹ کین کم ڈاؤن ٹو 170. لیکن خان صاحب غلط بیان نہیں کر رہے ہیں, ان کو بس کر دینا چاہیے. اس عمر میں جھوٹ بولتے ہیں. او بھائی انہوں نے 189 پہ چھوڑا, آپ چیک کر لینا جس دن گورنمنٹ چھوڑی کیا ریٹ تھا, تو 170 کیسے ہو گیا؟ 189 اور نئی گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے پہلے دن 182 گیا تھا, پہلے دن, کیونکہ لوگوں کو توقعات تھی, پھر دوبارہ وہ دوسری طرف چل پڑا. تو خان صاحب ایک تو یہ غلط بیان نہیں کرے کہ 170 پہ انہوں نے نہیں چھوڑا, 189 پہ چھوڑا ہے, 189.90 جو ریٹ تھا اس دن, آپ چیک کر لیں, میں تو نہیں کہہ رہا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی یہ ان کو بند کرنا چاہیے, یہ پیٹی سیاست کہ جی یہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے اس کے فائدے اٹھائے. او بھائی, اب آپ نے کہا تھا لون سارے جو ہیں وہ پرائم منسٹر فائنانس منسٹر کے دفتر میں چلے گئے اور وہ کھا پی گئے. آپ نے ایک کمیشن بنایا, ڈپٹی چیئرمین نیب, کدھر ہے وہ رپورٹ؟ آپ نے کیوں نہیں کام کو دی؟ دے, وہ چونکہ وہ اسٹیٹ تھا. آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. ہر 1 روپیہ بھی آپ حکومت پاکستان کوئی بھی بورو کرے اور وہ روپیہ جو ہے وہ پہلے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتا ہے, وہ بوریوں میں نہیں آتے وہ لونز باہر سے, وہ اسٹیٹ بینک کے فورن فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ FCF اکاؤنٹ ایک میں آتا ہے. وہ عوام کا, پاکستان کی عوام کا اکاؤنٹ ہے اسٹیٹ بینک میں. اور چونکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, جب اس کی ری پیمنٹ کی ڈیٹ آتی ہے تو پھر وہیں سے واپس بھی جاتا ہے. تو پتہ نہیں ایسی ہم کیوں گھٹیا ٹائم بڑا کم رہ گیا. میں لاسٹ سوال آپ سے کر رہی ہوں, آپ کی اجازت ہے. 2-3 کمپوننٹس ہیں اس کے. سر بجلی, گیس کی پرائسز, پیٹرول کی آپ نے کر دی, خاص طور پر سردیوں میں گیس کی فراہمی, گیس کی پرائسز پلس GDP کی پروجیکشن نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت 2% پہ جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے فرام دا ورلڈ بینک اینڈ IMF ایز ویل. اس کے علاوہ فوڈ انفلیشن, سر یہ سب سے زیادہ مار رہی ہے غریب طبقے کو, مڈل کلاس طبقے کو. سو فوڈ انفلیشن, CPI, اس کو کم کرنا ہے. سر کب تک آپ کم کر لیں گے اس کو؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو آپ کا روپے کی ری ویلیوشن ہو رہی ہے, ٹھیک, اس کی قدر بہتر ہو رہی ہے, اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا آپ کی جنرل انفلیشن پہ اور آپ کی ان پروڈکٹس پہ بھی آئے گا, جس کا ذکر گیس کی ذکر آپ کر رہی ہیں, بجلی کا ذکر کر رہی ہیں. بجلی جو ہے ہم LNG امپورٹ کر کے اس سے کافی بناتے ہیں, تو اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. تو آپ کو کچھ کیے بغیر, ایک تو آپ کی کاسٹ میں اور آپ کی انفلیشن میں وہ کمی آئے گی اس اگر روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو. دوسرا, آپ نے اب تک 2 ہفتے میں 1 روپیہ دیے بغیر آپ نے قریباً 2400 ارب جو ہے آپ کے پبلک ڈیٹ جو حکومت پاکستان نے واپس کرنے ہیں, ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو لونز ہیں, اس میں 2400 ارب کی کمی آ گئی ہے. اور اگر آپ پبلک ڈیٹ اور لائبلٹی, جو کہ عمران خان صاحب کا فیورٹ ہوتا تھا تاکہ بیلون کر کے بتائیں, کیونکہ وہ ادائیگیاں پرائیویٹ سیکٹر کی اور انڈیپینڈنٹ پبلک سیکٹر کمپنیز کی ہیں, تو وہ جو ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آ گئی. ہر روز جب ہم بات کرتے ہیں, ابھی تو چونکہ آف ہے, اگر ہم ڈیورنگ دا ڈے بات کریں تو ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ فگر چینج ہو رہے ہوتے ہیں پازیٹیولی. تو یہ کوئی کم کنٹریبیوشن ہے کہ 2 ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی ہے کہ آپ کے ڈیٹ اور ادائیگیاں جو ہیں 3000 ارب کی کمی ہوگی 1 روپیہ دیے بغیر. تو یہ اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ آنا ہے. تو لیکن ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے. آج جو چیزیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کہ آج جب نیکسٹ شپمنٹس آئیں گی اور روپیہ اس وقت جو ریٹ ہوگا اس کے امپیکٹ ہوگا, تو یہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی. آئی تھنک کہ 2-4 ہفتے ہم مزید دے کے پھر ہم ایک پروگرام کر سکتے ہیں ٹو ایویلیویٹ کہ جی کتنی اب بہتری آئی اور کتنی بہتری مزید متوقع ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سوری, آپ سوالات بہت زیادہ تھے آپ سے کرنے کے لیے, بٹ ٹائم کی قلت ہے, آپ کو بھی روانہ ہونا ہے IMF کی میٹنگز کے حوالے سے. بٹ ونس اگین تھینک یو ویری مچ جناب اسحاق ڈار صاحب, اپنی بہت مصروفیات میں سے وقت نکالنے کے لیے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا. ایک فیل گڈ فیکٹر آ رہا ہے, ایک کانفیڈنس کا فیکٹر آ رہا ہے, اسٹیبلٹی کا فیکٹر آ رہا ہے, آپٹیمزم کا فیکٹر آ رہا ہے کہ چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہی پاکستانی قوم چاہتی ہے اور یہی سیاست کا مقصد ہونا بھی چاہیے کہ عوام کے لیے آسانیاں ہوں, عوام کی فلاح و بہبود ہو. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. آج ہی ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.